गुड मॉर्निंग डियर्स। मैं जयप्रकाश खंडेलवाल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी विद ज्योति प्रकाश में। आपका सहयोग ज्योग्राफी परिवार में इसी तरह बना रहे। आज का हमारा टॉपिक है आवर गैलेक्सी, हमारी आकाश गंगा। हमने ये कल क्लास में पढ़ा था कि बिग बैंग की घटना हुई थी। बिग बैंग में एक डेंस पॉइंट का विखंडन हुआ और उस डेंस पॉइंट से इलेक्ट्रॉन बने, प्रोटॉन बने और न्यूट्रॉन्स बने, न्यूट्रिएंट्स भी बने। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स का तापमान कम हुआ, 4000 डिग्री सेल्सियस तापमान उनका कम हुआ तो वो एक संगठित हुए। संगठित होकर एटम बना। उस एटम से हाइड्रोजन गैस बनी। हाइड्रोजन गैस हीलियम गैस में कन्वर्ट होती गई और हर तारे के निर्माण में हाइड्रोजन और हीलियम गैस होती है हर तारे में। जब तारों का समूह बना तो वो गैलेक्सी हुई। गैलेक्सी इज ए ग्रुप ऑफ स्टार्स। फिर हम देखते हैं सुपर क्लस्टर ऑफ गैलेक्सी। सुपर क्लस्टर ऑफ गैलेक्सी में सामान्यतः 3 गैलेक्सियों को शामिल किया जाता है। वैसे तो असंख्य गैलेक्सियां हैं। 3 गैलेक्सी कौन कौन सी? नंबर 1 मंदाकिनी, जो हमारी गैलेक्सी है, या फिर यूं कहें कि इस गैलेक्सी में हम हैं। हमारी पड़ोसन एंड्रोमेडा गैलेक्सी, जिसका एस्ट्रोनॉमिकल लैंग्वेज में नाम NGC 224.M31, ये एस्ट्रोनॉमिकल लैंग्वेज में नाम है, वैसे इसका नाम एंड्रोमेडा है। दूसरी हमारी पड़ोसन NGC 598M33। तो हमारी 2 पड़ोसन हो गई, एक 31 हो गई, एक 32 हो गई। और अभी तक वैज्ञानिक पड़ोसन एंड्रोमेडा के दीवाने हो रखे हैं। इस पे खोज जारी है, अभी तक पूरा इसका रिजल्ट सामने नहीं आया। हमारी जो गैलेक्सी है मंदाकिनी, ये सर्पिलाकार गति में है। ये कैसे स्पष्ट होता है कि भाई इसकी गति सर्पिलाकार है? जब हमारी पड़ोसन गैलेक्सी से देखते हैं NGC 33 से या फिर एंड्रोमेडा से, इस गैलेक्सी पे या इस गैलेक्सी पे जाकर ऊपर से देखते हैं, तब हमें ये सर्पिलाकार घूर्णन करती हुई दिखाई देती है, वरना तो हमें ये ऐसे ही लग रही है। इनकी एज 12 बिलियन ईयर्स, 12 बिलियन पहले का ये घटना है। इसकी गति गोल ही क्यों नहीं, सर्पिलाकार ही क्यों है? चलो इस चीज को थोड़ा प्रैक्टिकल से समझते हैं, व्यवहारिक जीवन में उतार के देखते हैं। हम जूसर में जूस निकालते हैं, गाजर का जूस निकाल रहे हैं, हमने गाजर को कट किया और उसमें जूसर में डाल दिया, फिर क्या है? गाजर डायरेक्ट बाहर नहीं आती। थोड़ी देर जूसर चलाओगे, ऊपर ढक्कन नहीं लगाया आपने, तो गाजर तो 100% है, बाहर निकल के आएगी। लेकिन क्या वो एक साथ ऊपर विस्फोट होगा? नहीं, वो घूमती हुई आएगी। ठीक इसी प्रकार इसकी गति घूमती हुई है। जब बिग बैंग की घटना हुई तो एक शक्ति, कुछ न कुछ एक पावर था, जिसकी वजह से एक डेंस पॉइंट का इतना बड़ा विखंडन हुआ। जब विखंडन हुआ डेंस पॉइंट का, उस समय इसमें जो भी पदार्थ था वो एक धक्के के साथ बाहर ना निकलकर घूमता हुआ, घूर्णन करता हुआ बाहर निकला। उसी वजह से इसकी गति सर्पिलाकार है, जिसका उदाहरण हमने व्यवहारिक जीवन में समझा एक जूसर मशीन में गाजर से। वैसे उसमें अभिकेंद्रीय बल होता है, लेकिन समझने के लिए हमने वो उदाहरण यहाँ पे रखा है। जो एंड्रोमेडा गैलेक्सी है वो हमारी गैलेक्सी मंदाकिनी से 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर है। सामान्यतः इनके 2 गैलेक्सियों के बीच की एवरेज दूरी 2.2 से लेकर 4 मिलियन प्रकाश वर्ष तक हो सकती है, लेकिन इसकी 2.2 है। इसकी दूरी 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष होने की वजह से हम यह भी कह सकते हैं ये हमारी नियरेस्ट गैलेक्सी है, एकदम नजदीक की गैलेक्सी है। अब बात करते हैं हम हमारी गैलेक्सी पर। गैलेक्सी के कुछ भाग होते हैं। गैलेक्सी की 3 भुजाएं होती है। नंबर 1, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, इधर से भी गिनो, 3 भुजाएं होती है, तीनों सर्पिलाकार है। इसके 3 भाग, ये पूरा का पूरा गैलेक्सी तारों से ही बना हुआ होता है, तारों का संगठन ही है ये गैलेक्सी। इसमें जो बाहर का भाग आपको दिखाई दे रहा है, ये है भ्रूण तारे, एम्ब्रियो स्टार्स। जब तारों का निर्माण होता है, लाइफ ऑफ स्टार्स में हम इन्हें पढ़ेंगे, जब तारों का प्रारंभिक अवस्था होती है उन्हें भ्रूणीय अवस्था या एम्ब्रियो स्टेज कहा जाता है। ये एम्ब्रियो स्टेज है, भ्रूणीय तारे हैं जो छोटे छोटे, अभी इनमें उतना पावर नहीं आया,
उसके बाद जब बीच में आते हैं तब ये होते हैं युवा स्टार, जैसे हमारा सूर्य है। यंग स्टार या युवा तारे जिन्हें हम कह सकते हैं एज लाइक द सन, सूर्य की तरह। ये बीच का भाग, गैलेक्सी का बीच का भाग यंग स्टार से निर्मित होता है, और मध्य का भाग जिसे हम ब्लज बोलते हैं, सेंटर बोलते हैं, वो ओल्ड स्टार्स यानी वृद्ध तारों से निर्मित होता है। ये वृद्ध तारे वृद्ध तारों से निर्मित होता है। यहाँ पर क्या होता है, तारे जब भ्रूण अवस्था में होते हैं उस समय इतनी शक्ति नहीं होती, और जब युवा अवस्था में आते हैं तो इनमें फुल शक्ति होती है, फुल चमकदार होते हैं, इनमें हाइड्रोजन और हीलियम के पर्याप्त भंडार होते हैं। लेकिन जैसे जैसे ये वृद्ध होते हैं तो ये ब्लैक ड्वार्फ से व्हाइट ड्वार्फ और लास्ट में आकर ब्लैक होल में समाहित हो जाते हैं। तब हमें इन्हें वृद्ध तारे कहते हैं। इनमें इतना पावर नहीं रहा और एक अवस्था ऐसी आएगी कि ये वृद्ध तारे ब्लैक होल में सदा के लिए समाप्त हो जाएंगे। इसे ब्लज बोला जाता है। इसको देख के हमें फील हो रहा है कि ये एक रिम की भांति है, धुरी की भांति। अपने दिमाग में एक चित्र लेके आए मोटर बाइक का, मोटरसाइकिल होती है, उसका टायर है, टायर को निकाल दिया जाए, सिर्फ जो लो का बचता है राउंड राउंड, उसे रिंग बोलते हैं या धुरी बोलते हैं। उस धुरी को सोचो, बीच में से पकड़ते हैं, बीच में एक नट लगा रहता है, बोल्ट लगा रहता है, वो किसका बना होता है, लोहे का बना रहता है, और वो सबसे मजबूत भाग होता है। ठीक उसी प्रकार हमारी गैलेक्सी में जो ब्लज है, जो सेंटर है, वो भी आयरन से निर्मित है, भारी तत्वों से निर्मित है। एक बार मैं आपको फिर याद दिला दूं, हाइड्रोजन गैस हीलियम गैस में कन्वर्ट होती है, हीलियम गैस कार्बन में कन्वर्ट होती है, और कार्बन से भारी पदार्थ बनते हैं जैसे लोहे बनता है। इधर का जो मध्य का भाग है या सेंटर बोलूं, उसको ब्लज बोलते हैं। एक बार फिर ध्यान देना, ब्लज में क्या होता है, तारों का सबसे ज्यादा संग्रहित होता है, सबसे ज्यादा सघन झुंड तारों का ब्लज में ही पाया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं इधर ध्रुव तारा है। ध्रुव तारा दिखाई दे रहा होगा आपका। ध्रुव तारा अटल होता है, एकदम एक जगह अडिग रहता है। कभी खुले आसमान में साफ मौसम में जब बाहर बैठ के देखते हैं, नानी दादी की कहानियां सुनते हैं, उस समय ध्रुव तारे को ऊपर निहारो, ध्यान से देखो, ध्रुव तारे की स्थिति एकदम फिक्स रहती है। जैसे अपने घर के पास कोई पीपल का पेड़ हो बूढ़ा सा, उस पीपल के पेड़ पे अपन दृष्टि डाल के सेट कर लो कि भाई ये ध्रुव तारा है। सप्तऋषि मंडल में जो दिखाई देते हैं उनमें ध्रुव तारे को आप टिक कर लो कि भाई ये ध्रुव तारा है। ध्रुव तारे को आपने पीपल के वृक्ष पे देखा, 2 घंटे बाद फिर देखना, वो आपको पीपल के वृक्ष पे ही मिलेगा। सुबह उठ के देखना, लगभग 4 बजे के आसपास आपको ध्रुव तारा वही मिलेगा। इसका मतलब, मेरे कहने का अर्थ यह है, मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि ध्रुव तारा निश्चित होता है, और ध्रुव तारे की सूर्य से डिस्टेंस देखी जाए तो 700 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर है। उसके बाद हमारा आता है सूर्य। यह भी हमारी गैलेक्सी का भाग है। गैलेक्सी में अनेक सूर्य हैं, लेकिन हम जिस सूर्य की बात कर रहे हैं, जिस सूर्य से हमें रोशनी मिलती है, हमारा ऊर्जा का स्रोत सूर्य है। यहां सूर्य है ध्रुव तारे से 700 प्रकाश वर्ष नीचे, और उसके बाद में प्रोक्सिमा सेंचुरी। प्रोक्सिमा सेंचुरी हमारे सूर्य से 4.3 प्रकाश वर्ष दूर है। 4.3 प्रकाश वर्ष दूर है, जो हमारे नजदीकी का है। इधर एक देखा जाए तो एक डॉग स्टार है। जो डॉग स्टार तारा है, ये सूर्य से बोल दिया जाए तो 9 प्रकाश वर्ष दूर है। क्या मैं इसे ये बोल सकता हूं कि डॉग स्टार या प्रोक्सिमा सेंचुरी सूर्य से ही इतनी दूरी पर है, या पृथ्वी से भी? कई बुक में हम अध्ययन करते हैं, किसी बुक में यह मिलता है प्रोक्सिमा सेंचुरी की दूरी सूर्य से 4.3 प्रकाश वर्ष दूर है। कभी अन्य बुक उठाकर देखते हैं तो उसमें मिलता है प्रोक्सिमा सेंचुरी की दूरी पृथ्वी से 9 प्रकाश वर्ष दूर है। इसका क्या निष्कर्ष निकला? कभी सूर्य से दूरी बताई, कभी पृथ्वी से बताई। क्या हम इन्हें एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि भाई दोनों में से वास्तविक या सही कौन सा है? तो जी हाँ, यह दोनों ही सही है। प्रोक्सिमा सेंचुरी की डिस्टेंस सूर्य से भी तो उतनी ही है जितनी की अर्थ प्लैनेट से है। तो इसका क्या मतलब हुआ? ऐसे कैसे संभव हो सकता है? चलो इसको अपने एक उदाहरण से देखते हैं। जैसे ये हमारा सूर्य है और ये पृथ्वी, इसको एक बार सूर्य मान लेते हैं। ये सूर्य है, ये सूर्य गैलेक्सी में चक्कर लगा रहा है, ठीक है। तो इधर इसकी
जो दूरी है वो सेंटर में 4.3 प्रकाश वर्ष दूरी है, क्योंकि हमने सूर्य से मानी है। अब बात करते हैं पृथ्वी की। जब पृथ्वी इस सूर्य का चक्कर लगाती है तब एक बार इधर पास में आ जाती है, यानी कि 4.3 प्रकाश वर्ष दूरी नहीं रही, अब कम हो गई। और जब सूर्य की इस साइड में आएगी तब दूरी बढ़ गई। तो क्या दूरी सेम हुई? जी हाँ, ये दूरी सेम हुई। एक बार कम की दूरी प्लस एक बार अधिक की दूरी बट्टा 2 का भाग लगाकर हम एवरेज निकालेंगे तो एकदम सेम दूरी आएगी। और सूर्य से तो 4.3 प्रकाश वर्ष दूर ही है। ठीक उसी प्रकार डॉग स्टार जो सूर्य से 9 प्रकाश वर्ष दूर है और पृथ्वी से भी 9 प्रकाश वर्ष दूर है, उसी को इसी प्रकार समझा जाए, ये जैसे सूर्य है, ये डॉग स्टार है। अब इसकी 9 प्रकाश वर्ष की डिस्टेंस है बिटवीन द सन एंड प्रोक्सिमा सेंचुरी। डॉग स्टार 9, ठीक है। अब पृथ्वी क्या करेगी? इस सूर्य का परिभ्रमण ऐसे चक्कर लगाई तो प्रोक्सिमा सेंचुरी या डॉग स्टार अपनी उसी स्थिति में, उसी लोकेशन में, तो जब पास में आएगी तो एक बार 9 प्रकाश वर्ष नहीं रहेगा, और जब सूर्य से इस तरफ आएगी तो 9 प्रकाश वर्ष से भी दूर हो जाएगी। तो ठीक उसी प्रकार कम और ज्यादा को जोड़कर 2 से डिवाइड करके हम एवरेज निकाल लेंगे। ये तो हुई पृथ्वी से, और सूर्य से तो फिक्स है ही है कि 9 प्रकाश वर्ष दूर है और प्रोक्सिमा सेंचुरी 4.3 प्रकाश वर्ष दूर है। इसमें हम आगे का पार्ट देखते हैं। ओरियन नेबुला। ओरियन नेबुला क्या है? तारे जब अपनी लास्ट स्टेज पर आते हैं, अपनी लगभग शक्ति खो देते हैं, तब वो ओरियन नेबुला में आते हैं। ये शीतल और चमकीले तारों का समूह है ओरियन नेबुला। इसके बाद आता है सुपरनोवा या पल्सर। सुपरनोवा या फिर पल्सर में क्या होता है? ये तारों का एक समूह है, होता है, एक विस्फोट होता है। इसमें लगभग अपनी शक्ति खो चुके होते हैं, वृद्ध की स्टेज की तरफ ये लोग बढ़ते हैं। और पल्सर का अनुमान हम ऐसे ही लगा सकते हैं कि भाई धीरे धीरे नब्ज, इसको पल्स बोलते हैं, जहां पर डॉक्टर चेक करता है नाड़ी, उसको पल्स बोलते हैं। तो बिल्कुल ये धीरे धीरे धधकते हैं, इनमें ज्यादा वो पावर नहीं रहा। तो यहां तक आपको समझ में आया। युवा तारा हमारा सूर्य है ही। फिर कुछ एक और फैक्ट देखते हैं। हमारी गैलेक्सी में टोटल स्टार 100 बिलियन है। अगर टोटल स्टार्स की बात करी जाए तो 100 बिलियन है, और 7000 स्टार ऐसे हैं जो 1000 प्रकाश वर्ष की दूरी तक हैं और जिन्हें हम अपनी नग्न आंखों से देख सकते हैं। और जो सूर्य है, ये गैलेक्सी का चक्कर लगभग 200 मिलियन वर्षों में पूरा करता है। किसी बुक में आपको 200 से कम भी मिलेगा, किसी में 200 से ज्यादा भी, लेकिन सामान्यतः यह 200 है। अभी तक पूरा वैज्ञानिक विश्लेषण इसका नहीं हुआ है। हम लोगों ने यहाँ पर 2 नाम लिख रखा। एक नाम लिख रहा है मंदाकिनी, दूसरा नाम लिख रखा है मिल्की वे। आप लोगों ने इस चीज को नोटिस किया होगा कि मंदाकिनी और मिल्की वे ये क्या चक्कर है। आपने बुक्स में भी पढ़ा होगा और कंपटीशन में ये प्रश्न बहुत बार आता है। क्या आता है कि हमारी गैलेक्सी का क्या नाम है, तो आपको कहीं पर मिलेगा मंदाकिनी है, कहीं पर मिलेगा मिल्की वे है। तो ये देखते हैं इनका अंतर क्या है। दोनों नाम तो फिर काम भी 2 होंगे। क्या है देख, जैसे हम है, ये हमारा हाथ है, ठीक है। हाथ को हमसे अलग कर दिया जाए तो क्या ये हमारा हिस्सा रहेगा? जब साथ में है तभी हम है, ठीक है। हाथ, इनका अलग से आइडेंटिटी नाम कर दिया कि भाई ये हाथ है, ये पैर है, ये कान है। वैसे ही इस कंप्लीट को देखा जाए तो ये मंदाकिनी है। पूरा तीनों आर्म्स जो सर्पिलाकार है, इन पूरे को मिला दिया जाए, यहां से लेकर ब्लिस तक मिला दिया जाए तो ये मंदाकिनी है। तो फिर ये मिल्की वे क्या बच गया? जी हाँ, अब इस मिल्की वे पे चर्चा करते हैं। ध्यान दीजिए, ये हमारा सूर्य है, ये हमारा सूर्य है। जब पृथ्वी सूर्य का रोटेशन करती है, इसके बाहर चक्कर लगाती है, अगर पृथ्वी इस साइड में आ गई तो पृथ्वी का जो इधर का भाग है वो तो प्रकाशमान है, किससे? सूर्य की लाइट से, लेकिन इधर का भाग अंधेरे में है। इस इधर के अंधेरे के भाग में क्या होता है, जब हम ऊपर की तरफ देखते हैं तो हमें एक चमकीले तारों की लाइन दिखाई देती है, एक बेल्ट दिखाई देता है, या यूं कहे एक पेटी दिखाई देती है। उस पेटी को हमने नाम दिया मिल्की में ध्वल मेखला या फिर ध्वल सरिता। वो चमकती दिखाई देती है, ठीक है, वो मिल्की वे हो गया। जब पृथ्वी ऊपर आई तो इधर का नीचे का भाग फिर सूर्य की तरफ आ गया, तो वो तो चमकीला है, और जो अंधेरे का भाग बचा उसमें ऊपर देखते हैं तो फिर हमें तारों का एक झुंड दिखाई देता है, तो वो मिल्की वे। और जब पृथ्वी इधर आती है
तो इधर तो हो गया प्रकाशमान सूर्य की रोशनी से, और जो पृथ्वी का इधर का भाग बचा वो इन तारों को ऊपर से देखेगा, ये गैलेक्सी का भाग है, तो हमें मिल्की वे दिखाई देगा। हमें एक दुग्ध मेखला, यूं कहें कि एक चमकते तारों का बेल्ट दिखाई देगा, चमकते सितारों का आंगन होगा। तो यहां से वो चमकते सितारों का आंगन दिखाई देगा, तो जिसे हम मिल्की वे कहते हैं। अब एक चीज पर आप ध्यान कीजिए, हमने कई बार नाम सुना है राशियां। सुबह सुबह पेपर पढ़ते हैं तो उस साइड में यही आता है, आज आपकी राशि क्या है, आज आपका राशि फल क्या है। वो चीज देखते हैं वो कहां से निकल कर आया, क्योंकि हम एस्ट्रोनॉमी ही पढ़ रहे हैं और ये एस्ट्रोनॉमी का भाग है। ये है सूर्य। सूर्य पर हमने एक स्केल लगाया और इधर एक लाइन खींच दिया। पूरा चक्कर कितने डिग्री का कोण बनाता है? 360 डिग्री का कोण बनाता है। हमने इसको बीच में से डिवाइड कर दिया, अब बन गया 180 डिग्री का। ठीक इसी को बीच में से एक बार फिर डिवाइड किया, तब ये 4 एंगल बन गए, 4 कोने बन गए और चारों भाग 90-90 डिग्री के बन गए। ठीक है, यानी 4 हो गए। अब इसको हम क्या करें, 30-30 डिग्री पर काट दिया जाए। 30-30 डिग्री पे काट देंगे हम तो 12 कॉर्नर बचेंगे और 12 36 360 डिग्री बन गया। अब क्या होगा, सबसे पहले यह जानना जरूरी है राशियां क्या है, जो हमने साइंस में पढ़ी है। राशियां किसी भी चीज का एक पुंज होता है, एक संग्रह होता है या एक ग्रुप होता है। जब तारों का यहां पर कुछ झुंड दिखाई देगा जिन्हें हम कह सकते हैं कि ये राशियां, तो क्या ये राशियां सिर्फ यही होगी? नहीं, यही भी होगी, ये राशियां यही भी होगी और ये राशियां यही भी होगी। हर जगह विद्यमान होती है, गैलेक्सी की पूरी भुजाओं में विद्यमान होती है। 30-30 डिग्री का हमने इसको 12 पार्ट्स में इसको बांट दिया। जब इन राशियों की परछाई या इन राशियों की किरणें जब उस 30 डिग्री के भाग पे पड़ती है, तब हम बोलते हैं कि हमारी राशिफल में ये है, अभी ये दशा चल रही है, अभी राशिफल ऐसा है। चलो फिर एक बात और देखते हैं। 12 राशियों को बांटा तो हमें पता कैसे चला ये कन्या राशि है, ये वृषभ राशि है। इनको देख, हमने ये देखा सप्तऋषि जो मंडल है उसमें 7 तारे, जिन्हें अलग अलग नामों से पुकारते हैं। कोई बोलता है हिरण है, कोई बोलता है कुत्ता है, कोई भालू की आकृति देखता है। उसी प्रकार जो राशियां पाई जाती है, इनमें कई बिच्छू के आकार की होती है, कई भेड़ के आकार की, जिन्हें मेष बोलते हैं। इस प्रकार की इनकी आकृतियां होती है, जिन्हें हमने नाम दे दिया कि ये कन्या राशि हो गई, ये वृषभ राशि हो गई, ये मिथुन राशि हो गई। इस प्रकार टोटल 12 राशियां हैं और इनकी जब 30-30 डिग्री के कॉर्नर पर सूर्य में इनका प्रभाव पड़ता है तो हम ये बोल देते हैं आपके राशिफल में ही है। क्या सिर्फ राशियां 12 ही है? नहीं, राशियां और भी ज्यादा है। इधर भी राशियां हैं, इस भुजा में भी, इस भुजा में, लेकिन ये सूर्य के प्रभाव क्षेत्र से बाहर है, इनका प्रभाव इन पे नहीं पड़ता, इसलिए हम इन 12 राशियों का ही ध्यान रखते हैं। ये एस्ट्रोनॉमी का पार्ट है। जब हम राशियों का टॉपिक लेंगे तो उनमें इनको विस्तार से, गहराई से समझेंगे। धन्यवाद।